गुड आफ्टरनून बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक अपनी ही 10th क्लास का ही एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अर्थशास्त्र की बुक का चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं। ऐसे क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय की प्राप्ति की जाती है। इसका मतलब ऐसी क्रियाएं जिनसे हम पैसे कमाते हैं, उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं भी कह सकते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप भी कह सकते हैं। क्रियाकलाप मतलब वो एक्टिविटीज़ जिनको करके हम पैसे कमाते हैं। हम नौकरी करते हैं, हम बिज़नेस करते हैं, हम दुकान करते हैं, हम किसी भी तरह का जो काम करते हैं जिससे हमें पैसे मिलते हैं, वो सारी क्रियाएं हमारी कौन सी हैं? आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक क्रियाकलाप। वो सारे क्रियाकलाप कैसे हमारे? आर्थिक क्रियाकलाप। सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो हमारे आर्थिक क्रियाकलाप है या आर्थिक भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं, भारत की जो अर्थव्यवस्था, भारत की जो इकोनॉमी है, उसके जो क्षेत्रक है वो 3 प्रकार के हैं। पहला होता है हमारा प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि और उसके सहायक क्षेत्र, जैसे कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, खनन कार्य हो गया। ये सारे हमारे कौन से क्रियाकलाप हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप। इसका मतलब है जैसा हमें प्रकृति ने जो संसाधन दिए हैं, हम उन्हीं का प्रयोग करके कुछ वस्तु तैयार करते हैं, कुछ उत्पादन करते हैं। वो हमारी कौन से क्षेत्र कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद आता है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसे हम औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्रक भी कहते हैं। इसका मतलब है जो प्राथमिक क्षेत्रक हैं उसी को यूज़ करके हम कुछ नया बनाते हैं। जैसे हमने लकड़ी से टेबल बना दी, चेयर बना दी, गन्ने से चीनी बनाई। तो ये सभी इस तरह के जो उद्योग होते हैं वो सारे हमारे द्वितीय क्षेत्र के। प्राथमिक क्षेत्र से हमने रॉ मटेरियल लिया, कच्चा माल लिया, उससे हमने उद्योगों में कुछ नया बनाया। जैसे गन्ना लिया, गन्ने से हमने चीनी बनाई, तो हमारे कौन सा क्षेत्रक हो गया? द्वितीय क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक का अगर हम सिंपल से एग्जांपल्स लें, कपास उद्योग, रुई से धागा बनाना, गन्ने से रस बनाना, लकड़ी से टेबल बनाना, ये सारे हमारे द्वितीय क्षेत्र के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं हम तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया। इसका मतलब है जो प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक दोनों को हेल्प करता है तृतीय क्षेत्रक। कैसे? जैसे मार्केट है, मार्केट क्या है? तृतीय क्षेत्रक है। मार्केट तक जो प्रोडक्ट जाने के लिए जो प्रोसेस होती है वो कौन करते हैं? ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या हमारा तृतीय क्षेत्र है, वो हेल्प कर रहे हैं ना। वो प्राथमिक है ना द्वितीयक है। प्राथमिक क्षेत्र में वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं जो हमें प्रकृति ने दी है और उन्हीं का हम उपयोग करके उत्पादन कर रहे हैं। द्वितीयक में जो प्राथमिक गतिविधियाँ हैं उनको हम बदल कर उद्योगों में कुछ नया बना रहे हैं। तृतीय क्षेत्र का मतलब है उन दोनों को हेल्प करना। इसी के साथ एक और क्वेश्चन ऐड होता है कि प्राथमिक क्षेत्रक द्वितीय क्षेत्रक का पूरक है, द्वितीय क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक का पूरक है। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं या दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा क्या आप इस बात को मानते हो? हाँ, बिल्कुल। अगर गन्ने का चीनी या रस नहीं बनेगा तो वो वेस्ट हो जाएगा, हमारे इतना गन्ना यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर गन्ना नहीं होगा तो हमारे उद्योग भी नहीं, गन्ने का रस बनाने के लिए उद्योग भी नहीं होंगे, चीनी बनाने के लिए उद्योग भी नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। उसके बाद आता है हमारा तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक दोनों को हेल्प करता है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों का हेल्प करता है। तृतीय क्षेत्रक के बिना दोनों सर्वाइव नहीं कर सकते, दोनों अपना काम आगे नहीं बढ़ा सकते। अब हम बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? जीडीपी। जीडीपी क्या होते हैं? किसी विशेष वर्ष में
प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पाद अंतिम वस्तुएं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के वे देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रक के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को क्या कहते हैं? हम जीडीपी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, उनमें जितनी भी हमारी इनकम हुई है, जितने भी हमने पैसे कमाए हैं, उन सबको मिलाकर उनको प्लस करने के बाद, उनका योग करने का, उनको जोड़ने के बाद जो आता है वो कहलाता है हमारा जीडीपी। प्राथमिक क्षेत्रक प्लस द्वितीय क्षेत्रक प्लस तृतीय क्षेत्रक इक्वल्स होता है किसके? सकल घरेलू उत्पाद। क्लियर है? एनी डाउट? लेकिन इसी में अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, जीएनपी की बात करते हैं, जीएनपी में हम सभी को अलग अलग काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार हमारे जैसे अब हम प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक तीनों को प्लस करके इक्वल्स होता है जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद। इसी में अगर हम जीएनपी निकालते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालते हैं, आय निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जो प्राथमिक क्षेत्रक है प्लस द्वितीय क्षेत्रक में जो प्राथमिक क्षेत्रक क्या है उसको माइनस करेंगे। इसी तरह तृतीय क्षेत्रक में जो द्वितीय क्षेत्रक की आय है उसको माइनस करके जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? जीएनपी। प्राथमिक क्षेत्रक प्लस द्वितीय क्षेत्रक की आय माइनस प्राथमिक क्षेत्रक की आय प्लस तृतीय क्षेत्रक की आय माइनस द्वितीय क्षेत्रक की आय इक्वल्स सकल राष्ट्रीय आय। क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा। भारत जैसे जो कृषि प्रधान देश है, इसमें बहुत से ऐसे जगह हैं, बहुत से लोग कृषि में उत्पादन में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और जीडीपी में इसका सबसे कम कंट्रीब्यूशन होता है। ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व कहाँ हैं? प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन इसकी इनकम क्या है? कम है, इसलिए जीडीपी में इसका छोटा पोर्शन होता है। इसीलिए भारत में बेरोज़गारी या गरीबी ज़्यादा है। जो हमारे विकसित देश होते हैं वो तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनकी जो जीडीपी में इन्वॉल्वमेंट होती है वो तृतीय क्षेत्र की ज़्यादा होती है। भारत जैसे विकासशील देशों में प्राथमिक क्षेत्र की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। इसी में अगर हम बात करते हैं रोज़गार सृजन की, अतिरिक्त रोज़गार सृजन, इसका मतलब है कि जो किसान हैं या जो कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े टाइम के लिए काम करते हैं, कुछ मौसम में काम करते हैं, हमेशा काम नहीं करते, उनके लिए अतिरिक्त रोज़गार की जो समस्या उसको बढ़ावा दिया जाना। इसमें सबसे पहले आती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजना 2005 में लागू की गई थी। मनरेगा जिसे हम कहते हैं, कब लागू की गई थी? 2005 में। इस योजना के अंतर्गत जितने भी लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, किसमें? मनरेगा में। जितने भी लोग इसमें काम करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको 100 दिन का काम दिया जाएगा। 100 दिन में से अगर मान लीजिए किसी कारण से सरकार उनको 100 दिन का काम नहीं दे पाती है, तो जितने दिन सरकार ने उनको काम नहीं दिया है उतने दिन का उनको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक मज़दूर है, उसको सरकार ने 85 डेज़ का काम दिया, 15 डेज़ उसके पूरे नहीं हुए, तो 15 दिन का सरकार उनको बेरोज़गारी भत्ता देगी। इससे लोगों को रोज़गार मिलने में हेल्प मिली है, सरकार को भी काम करवाने में हेल्प मिली, सरकार के भी काम टाइम से होते हैं, लोगों को भी रोज़गार भत्ता मिलता है, लोगों को रोज़गार मिला है, बेरोज़गारी की समस्या कुछ हद तक कम हुई है। कृषि में सुधार, इसमें महिलाओं का भी योगदान है, कृषि में भी सुधार किया गया है। इस तरह सरकार ने कुछ स्टेप्स उठाए थे जिनसे सरकार भी अपने जो आसपास के लोग हैं उनके लिए काम कर सके। आर्थिक गतिविधियों के हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, लेकिन इनको हम अलग और तरीक़ों से भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। अब इस सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक क्या होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्रक वो क्षेत्रक होता है जिस पर सरकार का अधिकार होता है, कोई भी कार्य करते हैं उस पर सरकार का अधिकार होता है, सरकार रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं।
निजी क्षेत्रक वो होता है जो किसी प्राइवेट ग्रुप का बनाया होता है, या निजी का मतलब होता है इंडिविजुअल, प्राइवेट। एक ग्रुप या कुछ लोगों, एक व्यक्ति या एक ग्रुप मिलकर कुछ कार्य करते हैं, उस पर उनका ही अधिकार होता है, जैसे प्राइवेट स्कूल्स। अब हम पढ़ेंगे सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक में अंतर। सार्वजनिक क्षेत्रक, परिसंपत्ति पर सरकार का नियंत्रण होता है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी जगह होती है, उस पर सरकार का अधिकार होता है। निजी क्षेत्र का परिसंपत्ति, जो प्रॉपर्टी होती है, जो भी जगह होती है, उस पर निजी किसी एक व्यक्ति का या किसी एक समूह का अधिकार होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का काम करने का उद्देश्य है लोगों की भलाई का होता है। निजी क्षेत्र की काम करने का उद्देश्य है अपनी भलाई के लिए होता है, अपने प्रॉफिट के लिए होता है। वो ये नहीं सोचते कि जनता को क्या फ़ायदा, उनको ये होता है कि हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर उन्हें फ़ायदा होगा तो वो काम करेंगे, अगर उन्हें फ़ायदा नहीं होगा तो वो काम नहीं करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में रोज़गार की गारंटी होती है। जो सरकारी सेक्टर में नौकरी करते हैं उनके पास रोज़गार फिक्स होते हैं, उनको ये नहीं है कि 2 दिन के अंदर हटा दिया जाएगा। लेकिन जो निजी क्षेत्र है उसमें कोई रोज़गार की गारंटी नहीं होती है। सार्वजनिक क्षेत्र में सारी सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराती हैं, सारी सेवाएं सरकार की तरफ से दी जाती हैं। निजी क्षेत्र में सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। सभी तरह की सेवाएं, सभी तरह की सुरक्षा, सभी तरह की चीज़ें जो दी जाती है वो एक कंपनी या एक व्यक्ति के द्वारा दी जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो छुट्टियां दी जाती हैं वो वेतन के साथ दी जाती हैं। अगर किसी तरह के मेडिकल छुट्टियां हैं, मेडिकल लीव्स हैं या कैजुअल लीव्स हैं, अगर किसी को नीड है तो उनको ये छुट्टियां वेतन के साथ ही दी जाती हैं। लेकिन जो हमारे निजी क्षेत्र होते हैं उनमें ये छुट्टियां वेतन काट दिया जाता है। अगर कोई छुट्टी लेता है तो उसकी सैलरी काट दी जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है रेलवे, गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस। निजी क्षेत्र के एग्जांपल्स है टिस्को या और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज। दूसरा हमने जो इसका वर्गीकरण पढ़ा था संगठित और असंगठित क्षेत्र के। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र वो होते हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो या सरकार के द्वारा जो चलाए जाते हैं। असंगठित क्षेत्र जो होते हैं जो सरकार की मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं या सरकार के द्वारा नहीं चलाए जाते हैं। संगठित क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा होती है। संगठित क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा होती है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि असंगठित क्षेत्र से निकाल दिया जाता है। उन्हें एक महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है और वो निकाल देते हैं, नोटिस पीरियड दिया जाता है, निकाल देते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि वो कोई सुबह काम करने आया, उसको शाम को बोल दिया जाता है कि जाइए, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये असंगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र में उचित वेतन दिया जाता है, एक सही वेतन दिया जाता है। असंगठित क्षेत्र में बहुत कम वेतन दिया जाते हैं। जैसे दुकानों पे जो लोग काम करते हैं उनको बहुत कम 5,000, 4,000, 6,000 की सैलरी पे काम करवाते हैं, 12-12 घंटे काम कराते हैं। इसी तरह जो संगठित क्षेत्र है उसमें टाइम काम करने के घंटे निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे। जो संगठित क्षेत्र है उसमें 8 घंटे होते हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने के घंटे फिक्स नहीं होते, निश्चित नहीं होते। कई बार ऐसा होता है उनसे 12-12, 13-13 घंटे काम कराए जाते हैं। कर्मचारियों के लिए कर्मचारी योजनाओं के लाभ। संगठित क्षेत्र में बहुत सारे जो एम्प्लॉय होते हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती, सुविधाएं दी जाती हैं। उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है, अदर टाइप्स की बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जैसे पीएफ हो गया। बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार सार्वजनिक संगठित क्षेत्र के में जो काम करते हैं उनके लिए निकालती हैं। असंगठित क्षेत्र में सरकार इस तरह जो कंपनी होती है, जो ओनर होता है, वो इस तरह की योजनाएं नहीं देता। किसी भी तरह का मेडिकल लीव्स या इस तरह की लीव्स उन्हें नहीं दी जाती। संगठित क्षेत्र में काम करने की जो स्थिति है बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी इन द सेंस एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिससे लोग वहाँ काम कर सकें। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा एनवायरनमेंट उनको नहीं दिया जाता कि वो अच्छे से काम कर सकें। संगठित क्षेत्र के एग्जांपल्स है बैंकिंग, स्कूल्स। और
असंगठित क्षेत्र के जो एग्जाम्पल्स है, रेड़ी पटरी पे जो काम करते हैं, दुकानों में जो काम करते हैं। इस तरह यहाँ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अभी तक के जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आते रहे हैं क्वेश्चन, उनकी बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम अगर बात करते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक द्वितीयक क्षेत्रक का पूरक है या द्वितीयक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक का पूरक है, इस बात को एक्सप्लेन कीजिए। ये हमने पढ़ा कि प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र क्या होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को किस तरह पूरा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेवा क्षेत्रक। सेवा क्षेत्रक हमने किसको कहा था, तृतीयक क्षेत्रक को। सेवा क्षेत्रक जो होता है हमारा, वो हमारे दोनों सेक्टर्स, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक को सपोर्ट करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेवा क्षेत्रक हमारे देश के लिए क्यों ज़रूरी है या किसी देश के लिए क्यों ज़रूरी है। जीडीपी की डेफिनेशन, जीडीपी क्या है। उसके बाद अतिरिक्त रोज़गार की योजना क्या है, किस तरह रोज़गार को बढ़ावा दिया जा सकता है, किस तरह अतिरिक्त रोज़गार उत्पन्न किए जा सकते हैं। मनरेगा क्या है, मनरेगा के फ़ायदे क्या है, मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है, ये सब आपको याद करके जाना है। सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक में अंतर क्या है, इसी तरह संगठित और असंगठित क्षेत्रक में अंतर क्या है। आई होप आपको सब पूरा समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।